जय हिंद दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं याद होगा पहलगाम अटैक के बारे में। याद आया? जी हाँ, अब याद आया। दरअसल ये अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था पहलगाम की बैसरन घाटी में, जिसे हम भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। इस टूरिस्ट अट्रैक्शन पर एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ था। यह हमला इतना भयानक था कि इसने हमारे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई थी। उसके अलावा 17 लोग घायल थे। मरने वाला 26 लोग पुरुष थे दोस्तों। इस ऊंचाई वाले प्लेस पर या तो पैदल चलकर पहुंचा जा सकता था या फिर खच्चर पर बैठकर। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा था उस समय। जबकि स्थानीय लोगों ने घायल लोगों को वापस लाने के लिए एक खच्चरों का इस्तेमाल किया। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने बताया कि वे सभी 12 लोग अब नॉर्मल पोजीशन में थे। इस आतंकवादी हमले में लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। पूरी विक्टिम्स में से एक मुस्लिम थे जिनका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही रहने वाले थे और खच्चर चलाने का काम करते थे। एक और विक्टिम जो क्रिश्चियन थे और बाकी बचे 24 सभी हिंदू थे। वे अलग अलग जगहों से आए हुए टूरिस्ट थे, जैसे जयपुर के 32 साल के नीरज उद्वानी। वे यूएई में काम करते थे। वे छुट्टियों पर घर आए हुए थे और वे अपनी पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में शामिल हुए थे और उसके बाद वे कश्मीर घूमने गए। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन बिहार से कश्मीर घूमने के लिए छुट्टी लेकर आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। और फिर आईएएफ, आईबी और नौसेना के कई अधिकारी भी वहां मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के इंडियन एयरफोर्स के कॉर्पोरल तागे हलियांग एक और विक्टिम नेपाल के थे, सुदीप न्यूपाने। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की शादी को सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। वे अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। वो हनीमून जिसके बाद उनकी पत्नी विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा रहा था कि वे अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी। तभी एक आदमी उनके पास आया और कहा कि शायद तुम मुस्लिम नहीं लगते। यह कहते हुए उसने उन्हें गोली मार दी। पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने भी इसी तरह के अनुभवों के बारे में बताया। उसने बताया कि जब उसने दूर से आतंकवादियों को गोलीबारी करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास ही के टेंट में चला गया, लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच गए और उन्होंने उसके पिता से इस्लामिक आयतें सुनाने को कहा और जब वह ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने बेरहमी से उन्हें गोली मार दी। उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं था, ना पुलिस ना मिलिट्री। जो लोग उन्हें खच्चर पर बिठाकर वहां लाए थे उन्होंने ही हांसवरी, उसकी मां और एक महिला रिश्तेदार को वापसी की यात्रा में मदद की। और फिर लगभग 20 मिनट बाद इंडियन सोल्जर वहां पहुंची और फिर उन्हें बचाया। पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी लिया था। टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंट फ्रंट है। कुछ साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीरी पत्रकारों को धमकी दी थी, तब गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस आतंकवादी संगठन के एक सदस्य शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए की 4थी अनुसूची के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। एक खुफिया आकलन के अनुसार यह संदेश था कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी इस साजिश में शामिल लोगों में से एक था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की संख्या 4 से 6 हो सकती है। कुछ आई विटनेस के बयान के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमला करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। एक सरकारी सूत्र ने द हिंदू को बताया कि ऐसा शक है कि 2018 में पाकिस्तान गए आतंकवादियों में 2 कश्मीरी युवक भी शामिल थे, अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का अहसान। सरकारी सूत्रों ने खुलासा किया कि वे हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भारत में घुसपैठ करके आए थे और फिर उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ इनपुट मिले थे। टाइम ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकवादियों द्वारा कुछ होटलों की रेकी करने के बारे में पहले से ही इनपुट मिले थे। अगर यह सच था तो इनका मतलब है कि इंटेलिजेंस में कोई नाकामी नहीं हुई थी। इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद यह हमला हुआ।
दोस्तों यह बात आपको पुलवामा हमले की याद दिला सकती है। जून 2019 में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि इंटेलिजेंस में कोई नाकामी नहीं हुई थी। बाद में फ्रंटलाइन की एक जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि 2 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, जिनमें चेतावनी दी गई थी कि रेट्रीब्यूशन हमला हो सकता है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदले की भावना से किया गया हमला। पुलवामा हमले के बाद हुई जांच के दौरान मुदस्सिर अहमद खान को इस हमले का मास्टरमाइंड पाया गया था। उससे जुड़े 2 इंटेलिजेंस इनपुट पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकवादियों ने मुदस्सिर अहमद खान को आने वाले दिनों में फदायीन हमला करने के लिए कहा था। यह दल शाहिद बाबा ग्रुप के संपर्क में था, वही दल जिसका सदस्य पुलवामा हमले का सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद दार था। 25 जनवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में मुदस्सिर अहमद खान की लोकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि मुदस्सिर खान को मिदूरा और लमट्रल गांवों में 4 विदेशी भाड़े के सैनिक के साथ देखा गया था। इस इनपुट में यह चेतावनी दी गई थी कि वे एक हमले की योजना बना रहे थे, जिसे अवंतीपोरा या पंपोर में अंजाम दिया जा सकता है, जो पुलवामा से सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर दूर था। एक मिनट दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदस्सिर एक जाना माना आतंकवादी था, जिसका तलाश 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में उसके जुड़ाव के कारण थी। 12 फरवरी को मिली एक जानकारी को टॉप सीक्रेट और मैटर ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी के तौर पर मार्क किया गया था। इसमें शाहगेट 313 नाम के एक ट्विटर हैंडल के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसे पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद के हैंडल चला रहे थे। इसमें यह संकेत दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के रास्ते पर आईईडी धमाके किए जा सकते हैं। इसमें आईईडी धमाकों को दिखाते हुए एक वीडियो भी था। यहाँ तक कि 13 फरवरी को मिली खुफिया जानकारी में भी इसी तरह के एक अंतिम चेतावनी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद 2500 से ज़्यादा सोल्जर को हवाई जहाज़ से ले जाने से मना कर दिया था। उन्हें एक ही काफिले में एक साथ भेजा गया था। सीआरपीएफ के पूर्व आईजी ने बाद में इस पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों, यह सब तो हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आखिर किसको दे? आपको पता है, कोई भी समझदार इंसान, यहाँ तक कि कोई भी बुद्धिमान बच्चा भी यह समझ सकता है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। इसीलिए हमारे सवाल उन्हीं की तरफ होने चाहिए। दिसंबर 2016 में एक रैली में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि वे नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल यह है कि उसके बावजूद, उसके अलावा आतंकवादी हमले आखिर क्यों रुक नहीं रहे हैं? नवंबर 2016 में नगरोटा आर्मी बेस पर हमला हुआ था। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था। फरवरी 2018 में संजुवन मिलिट्री स्टेशन पर हुआ था। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड धमाका हुआ। 2023 में पुंछ राजौरी हमला हुआ। 2024 में रियाली हमला हुआ और फिर 2025 में पहलगाम हमला हुआ। इस टाइप की हमले हमें मोस्टली देखने को मिल रहा है हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के मीडिया सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। सरकार से सवाल पूछना दोस्तों, यह तो 2014 से पहले होता था। यहाँ तक कि फिल्में भी नफरत फैलाने के लिए रिलीज हो रहा है। इस समय धुरंधर नाम की एक मूवी रिलीज हुई है जो प्रोपागेंडा से भरा हुआ है। अगर इस टाइप की मूवी रिलीज होगी तो आदमी देखे क्या चीज़? लोग फिल्म देखते हैं माइंड रेस्ट करने के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस वक्त भारत में ऐसे ऐसे मूवी रिलीज हो रही है जो आदमी को और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही है। हमारे देश में कुछ भी होता था तो लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन करते थे और राजनेता अपनी गलतियां मानते हुए इस्तीफा दे देते थे। जैसे मुंबई के 26/11 हमले के बाद गृह मंत्री शिवराज पटेल ने जनता की मांग पर इस्तीफा दे दिया था, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। बात यह है कि किसी भी काम करने वाली डेमोक्रेसी में यह एक बुनियादी बात है, लेकिन हमारे देश ने तब से यह बुनियादी बात और समझ खो दी है।
दोस्तों आज इस समय सरकार के सपोर्टर मीडिया एंकर एक आसान सा सवाल भी नहीं पूछ सकते कि इतने सारे टूरिस्ट वाली जगह पर सही सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। जब आज तक चैनल के एक रिपोर्टर ने यह कहने की कोशिश की तो उसे बीच में ही रोक दिया गया था। दोस्तों हम लोग आए दिन देखते हैं कि भारत में लोग कहीं किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कहीं एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है और इस देश की सरकार और मीडिया कुछ नहीं करती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी अमीर व्यक्ति का मर्डर या फिर कुछ हादसा हो जाता है तो उसके लिए अच्छे से इलाज करते हैं, या फिर अगर वह मर गया तो उसके लिए एक बड़ा एक्शन लिया जाता है। तो इन मासूम गरीबों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? क्यों इन लोगों का बातों को इग्नोर कर दिया जाता है? क्यों पुलिस या सरकार इसके लिए आवाज़ नहीं उठाती? क्यों इनके लिए कोई इंसाफ नहीं किया जाता? क्यों इनके बातों को दबा दिया जाता है? दोस्तों सवाल यह है कि आम लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है? हम ट्रेन हादसे में मारे जाते हैं, भगदड़ में मारे जाते हैं, जब होर्डिंग और पुल गिरते हैं और किसी बड़े गाड़ी के नीचे कुचले जाते हैं, या कभी कभी आतंकवाद हमलों में भी। जब नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो सरकार सोल्जर के जवानों को दी गई सैलरी और पेंशन की चिंता ज़्यादा पसंद करती है। अलग अलग राज्यों की पुलिस को देखिए, उन पर कितना ज़्यादा काम का बोझ है। हमें अपने देश में पुलिस पर्सनल की संख्या दुगनी कर देनी चाहिए। पुलिस को ज़्यादा ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि हमारे देश की कानून व्यवस्था सुधर सके और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा मिल सके, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। नए भारत में कानून व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। आए दिन हमें सड़क पर किसी को पीटते हुए कोई नया वीडियो देखने को मिल जाता है, जबकि पुलिस कुछ नहीं करती। ये गुंडे बेखौफ होकर किसी स्टोर या रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते हैं और पुलिस बस देखती रहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस आतंकवादी हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह तो अच्छी बात है, उन्हें गिरफ्तार करना एक अच्छी काम है और जल्द से जल्द सजा देना यह भी एक अच्छी काम है, लेकिन इसके साथ भी सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार के पास ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए कोई उपाय है? क्या आपकी सरकार यह भरोसा दिला सकती है कि फ्यूचर में ऐसे आतंकवाद हमले दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे? सलमान खान को भरोसा दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान के घर गए थे, लेकिन आम नागरिकों को कौन भरोसा दिलाएगा? दोस्तों बात यह है कि कोई भी सरकार किसी समाधान को खोजने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? जब प्रो गवर्नमेंट मीडिया सरकार की असफलताओं को उपलब्धियों के रूप में पेश कर रहा है, टीवी न्यूज़ चैनल क्या दिखाते हैं? पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर एक बैठक बुलाई। दोस्तों आप बहुत से लोग इन टाइप की थंबनेल जरूर देखे होंगे। जो लोग ब्रेन वॉश होकर इन बातों पर यकीन करते हैं वे अपनी ही कल्पना की दुनिया में जीते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां धरती मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। खैर अपने विषय पर वापस आते हैं दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इस हमले के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वे एनिमल और इनह्यूमन हैं और तिरस्कार के पात्र हैं। उनकी ठीक से निंदा करने के लिए कोई भी शब्द काफ़ी नहीं है। उन्होंने विक्टिम के परिवारों के प्रति अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस किया था। कश्मीरियों ने शोक के प्रतीक के रूप में बंद रखा और कुछ लोगों ने विक्टिम के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाले थे। कश्मीर के बाहर जमात उलेमाए हिंद जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इस आतंकी हमले की निंदा की। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा था कि फ्राइडे की नमाज के दौरान 5,50,000 मस्जिदों से आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया गया था। विक्टिम के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश और कतर जैसी कई मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की निंदा की थी। भारत के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आतंकवाद के प्रति अपना विरोध जताया था। दोस्तों सरकार को लोगों के धर्म के नाम पर आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। इस तरह हम आतंकवादियों के इंटेंशंस को नाकाम कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी यही तो चाहते हैं, भारत में धार्मिक नफरत फैलाना, लोगों को आपस में लड़ाना और आखिर में हमारे देश को तोड़ देना। क्या कोई सच्चा देशभक्त कभी ऐसा चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा दोस्तों। एक देशभक्त तो अपने देश को मजबूत बनना देखना चाहता है। देशभक्तों का सिर्फ एक ही नारा होगा, भारतीय एकता अमर रहे।
अगर आप इन बात से सहमत हैं तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में एकता का यह संदेश लिखें। मुझे बस यह समझ नहीं आता दोस्तों कि बीजेपी के समर्थक इस नारे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं बीजेपी के सभी नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे अपने सोशल मीडिया पर लिखें भारतीय एकता अमर रहे। मुझे नहीं लगता कि उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसा लिखने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि ये नकली राष्ट्रवादी नफरत फैलाने से कभी नहीं थकते और भारतीय एकता की बात तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे भारत में खास करके हिंदू भाइयों के अंदर बीजेपी सरकार ने ब्रेन वॉश करने की बहुत कोशिश की है और बहुत से वीडियो में देखा भी जाता है। बहुत कोई तो ब्रेन वॉश हो भी जाते हैं, मुस्लिम विरोधी हो जाते हैं, मुस्लिम को देख नहीं पाते, मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं और सरकार उन लोगों का बहुत समर्थन भी करती है। यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि आप डर के मारे उन्हें ही वोट दे। दोस्तों यही बात है कि 2014 से अब तक हिंदू लगातार खतरे में हैं। हर तरफ से साल दर साल, महीने दर महीने आपको यही बात सुनाई जाती है कि हिंदू खतरे में है, जबकि 2014 से पहले आपको इससे जुड़ी कोई भी बात सुनने को नहीं मिलता था। सत्ता के लालच में वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालते हैं, जिसका मकसद हमारे देश को तोड़ना है। मुसलमानों में भी बीजेपी की तरह ही कट्टरपंथी और नफरत फैलाने वाले एलिमेंट है दोस्तों। चाहे ये लोग अपने कामों पर विचार करें या ना करें, आपको एक बात समझनी होगी। आप एक आम हिंदू, एक आम मुसलमान, एक आम सिख, एक ईसाई, एक बौद्ध या एक जैन, चाहे आप ब्राह्मण हो या राजपूत या दलित, चाहे आप तमिल हो या पंजाबी, आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी। हिंसा का आधार चाहे कुछ भी हो, धर्म, जाति, भाषा या कुछ और हिंसा करने वाला कोई भी हो, हर हिंसक घटना की बिना किसी हिचकिचाहट के आलोचना करे। चाहे वो पहलगाम आतंकी हमला हो या फिर फिलिस्तीन में हुआ नरसंहार या ईरान में हो रही इजराइल अमेरिकन हमले, हिंसा का हर काम हमारे देश के लिए दीमक जैसा है। आतंकवादी और नफरत फैलाने वाले लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। वे आपको बताएंगे कि वे आपको कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भड़कना नहीं चाहिए। हमें अलग अलग फैक्शंस में बांटना और फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, यह उनका मकसद होगा। लेकिन हमें इस जहरीले प्रोपागेंडा से दूर रहना होगा। भारतीय होने के नाते हम मांग करते हैं कि इन सभी आपराधिक और आतंकी तत्वों को जेल में डाला जाए और सजा दी जाए, और बाकी नागरिकों के तौर पर हमें एकजुट रहना होगा ताकि हम अपने देश में शांति और प्रगति ला सके। तो जोर से और साफ साफ कहिए, भारतीय एकता अमर रहे। एक आतंकी विचारधारा के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो हमारे देश को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से एक साथ कहें, भारतीय एकता अमर रहे। दोस्तों हमारे साथ इतनी दूर तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।